मैं 12 घंटे से कमरे में बंद थी और मेरे मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं गई थी। गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल था। जब कमरे का गेट खुला तो मैं थोड़ी हैरान हो गई। मेरा नाम सुशीला है। मेरे 2 बेटे थे और दोनों शादीशुदा थे। दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत तेज हो रही थी। सूरज की आग बरस रही थी। पंखे की घबराहट में बैठे हुए दोनों बेटे आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों की पत्नियां उनके पास ही खड़ी हुई, आंखों से उन्हें इशारे कर रही थी। छोटा बेटा बोला, पिछले 6 महीने से मैं ही रख रहा हूं माँ को। अब बस बहुत हो गया। मैं परेशान हो गया हूं। अब तुम्हारी बारी है भाई। तो उसने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी पत्नी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो उनकी देखभाल कैसे करेगी और हमारे अपने खुद के इतने खर्चे हैं। माँ की दवाइयों का बोझ कैसे उठाऊंगा? दोनों बेटों ने माँ को रखने से मना कर दिया। मैं से खड़े होकर दोनों का मुंह देख रही थी। पहले बड़े बेटे का मुंह देखा, जिसके होने पर मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, और छोटे बेटे का मुंह देखा, जिसके होने पर मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और उसे तो मैं अपनी आंखों का तारा कहती थी। उसके लिए मैंने दुनिया भर के ताने सुने थे। उस वक्त खड़े होकर मैं वो ये सब याद कर रही थी, जब मैं जवान थी, और ये दिन इतने मुश्किल नहीं थे, जब मेरे पति का देहांत हुआ था, जब ये दोनों इतने छोटे थे कि इन्हें अपने बाप का चेहरा भी याद नहीं होगा। मैं विधवा हो गई थी और ना ही कोई दूसरा सहारा था, ना ही कोई कमाने वाला था। मैं अकेली औरत थी और मुझे अपने दोनों बच्चों की परवरिश करनी थी। मैंने लोगों के घरों में काम किया, ठंड में ठंडे पानी से लोगों के घरों के बर्तन धोने और रातों को जाग जाग कर कपड़े सिले। लेकिन फिर भी मैं मुस्कुरा दिया करती थी, क्योंकि इस काम के बदले मुझे पैसे मिलते थे और उन पैसों से मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकती थी। बहुत बार तो ऐसा होता था कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता था, तो मैं खुद भूखी सो जाती थी और बच्चों को खाना खिला दिया करती थी। मैं अपने खून पसीने की कमाई से उनकी फीसें भर रही थी। उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती थी, ताकि उन्हें अपने बाप की कमी महसूस ना हो। मुझे लगता था कि शायद यही बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। मगर अफसोस, आज वो बच्चे बड़े हुए तो मुझे बोझ समझने लगे। दोनों भाई अभी आपस में बात कर रहे थे कि रोज रोज का झगड़ा खत्म होना चाहिए। मेरे छोटे बेटे ने गुस्से में लाल पीला होकर कहा कि भाई, ना माँ को तुम रखने को तैयार हो और ना मैं, तो हम दोनों एक काम करते हैं, इन्हें गाड़ी में बैठाकर जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। वहाँ अगर किसी सही इंसान को ये मिल गई तो वह इन्हें देख लेगा, या कोई जंगली जानवर ही खा जाएंगे और हमारा पीछा भी इनसे छूट जाएगा। मैं ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गई थी। मुझे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जिन बेटों को मैंने अपने हाथों से पाला था, जिनके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज वही मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बोझ हूं। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सीने के अंदर से दिल निकाल लिया हो। मेरे दोनों बेटे घर के गेट के पास खड़े धीरे धीरे बात कर रहे थे, ताकि घर के अंदर किसी को उनकी बातें सुनाई ना दें। लेकिन शायद ऊपर वाला चाहता था कि आज मुझे सब पता चल जाए। बड़ा बेटा कह रहा था, अब इसे घर में रखना हमारे बस की बात नहीं है। हर वक्त दवाई, हर वक्त देखभाल, ऊपर से लोगों की बातें अलग। अगर इसे कहीं छोड़ आएंगे तो सब परेशानी खत्म हो जाएगी। छोटा बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था और कह रहा था, भाई आप सही कह रहे हो, किसी जंगल की तरफ छोड़ आते हैं। वहाँ कौन ढूंढने आएगा? कुछ दिन रोना धोना होगा, फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन वह सपना नहीं, सच था, बहुत ही कड़वा सच। उधर उनकी दोनों पत्नियां थोड़ी दूर खड़ी ये सब सुन रही थी और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी,
लेकिन उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि वह दोनों इन बातों से खुश थी। शायद उन्हें भी मेरा घर में रहना पसंद नहीं था। मैं सोच रही थी, क्या सच में मैं इतनी बड़ी परेशानी बन गई हूँ? क्या माँ बूढ़ी हो जाए तो उसका कोई अपना नहीं रहता? मेरी आंखों के सामने अपने बच्चों का बचपन घूमने लगा। कैसे मैंने रात रात भर जागकर उन्हें संभाला था। कैसे उनकी छोटी सी चोट पर भी मेरा दिल कांप जाता था। कैसे उनके लिए मैंने खुद भूखा रहकर खाना बचाया था। लेकिन आज वही बच्चे मुझे जंगल में छोड़ आने की बात कर रहे थे। मैं रोते हुए दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी। तभी अचानक सामने सड़क से एक बड़ी काली कार आकर धीरे से रुकी। कार बहुत महंगी लग रही थी। उसके शीशे काले थे। कुछ सेकंड बाद उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था। हाथ में चमकती हुई घड़ी थी। उसके जूते भी बहुत महंगे लग रहे थे। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे बेटों के पास आया। मेरे दोनों बेटे उसे देखकर चुप हो गए। शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आदमी कौन है। वो आदमी उनके पास जाकर शांत आवाज में बोला, वैसे तो किसी के घर की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन मैं अपनी कार में बैठा था और काफी देर से तुम दोनों की बातें मेरे कानों में आ रही थी। पहले तो मुझे लगा मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर लगा कि शायद ऊपर वाले ने मुझे यहाँ किसी वजह से रोका है। मेरे दोनों बेटे उसे घूर कर देखने लगे। बड़ा बेटा बोला, देखिए, आप अपने काम से मतलब रखिए, ये हमारे घर का मामला है। उस आदमी ने बिना गुस्सा किए बहुत आराम से कहा, मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों अपनी माँ से इतने परेशान हो तो उन्हें मुझे दे दो। मैं बदले में तुम दोनों को 20 लाख रुपए दूंगा। उसकी बात सुनते ही दोनों बेटे एकदम हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद वो मजाक कर रहा है। छोटा बेटा गुस्से में बोला, देखो, हमसे मजाक मत करो और यहाँ से चले जाओ। हमें तुम्हारी किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर वो धीरे से मुड़ा और अपनी कार की तरफ गया। कुछ सेकंड बाद वो वापस आया। उसके हाथ में चमड़े का एक बड़ा बैग था। उसने बैग जमीन पर रखा और चैन खोल दी। बैग के अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। मेरे दोनों बेटों की आंखें फैल गई। उनकी पत्नी अभी आगे आ गई और लालच से उस बैग को देखने लगी। वह आदमी बोला, ये पूरे लाख है। अगर तुम अपनी माँ को मेरे साथ भेज दो तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मेरे बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उनके मन में लालच और डर दोनों चल रहे हो। बड़ा बेटा धीरे से बोला, लेकिन आप हमारी माँ को लेकर क्या करेंगे? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैं उनका बुरा नहीं करूंगा, बस उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। छोटा बेटा अब तक उन पैसों से भरे बैग को देखे जा रहा था। उसकी पत्नी धीरे से उसके कान में बोली, इतना पैसा हमें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, और ये औरत वैसे भी हमारे किसी काम की नहीं, तो जाने दो। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज वह मुझे पैसों के बदले किसी अजनबी आदमी को देने के बारे में सोच रहे थे। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं चाहकर भी बाहर जाकर कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उधर बड़ा बेटा कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर हम मान जाए तो आप अभी पैसे दे देंगे? वो आदमी बोला कि हाँ, अभी इसी वक्त मैं ये पैसे तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी माँ को अपने साथ भी ले जाऊंगा। उसकी आवाज में अजीब सा भरोसा था, लेकिन उसकी आंखों में इतना दर्द था कि उसे देखकर लग रहा था जैसे उसके अंदर भी कोई पुराना जख्म छुपा हो। मेरे दोनों बेटे फिर आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। उनकी पत्नियां बार बार उन्हें हाँ करने का इशारा कर रही थी और मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा अपना ही घर मेरे लिए पराया हो गया। फिर वह आदमी मुझे अपने साथ ले गया।
मेरे दोनों बेटे चुपचाप खड़े रहे। उनमें से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने एक बार उनकी तरफ देखा। शायद मेरे दिल में अब भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वह मुझे आवाज देंगे, कहेंगे कि माँ मत जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह दोनों बस उस पैसों से भरे बैग को देख रहे थे। उनकी पत्नियों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी और मेरा दिल उस वक्त पूरी तरह से टूट चुका था। वो आदमी धीरे से मेरे पास आया और बोला, चलिए माँ जी। मैं कुछ पल वही खड़ी रही, फिर भारी कदमों से उसके साथ चल दी। उसने कार का दरवाज़ा खोला और मुझे बहुत इज्जत से अंदर बैठाया। गाड़ी बहुत बड़ी और महंगी थी। अंदर इतनी सफाई थी कि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरे पुराने कपड़ों से सीट गंदी ना हो जाए। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गई। फिर गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही गाड़ी हमारे घर से दूर जाने लगी, मैंने एक बार पीछे पलटकर अपने घर की तरफ देखा। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो वही घर था जहां मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी, जहां मेरे बच्चों ने पहली बार चलना सीखा था, जहां उनके बचपन की हंसी गूंजती थी, जहां मेरे पति की यादें थी। आज उसे घर से मैं एक बोझ की तरह निकाली जा रही थी। मैं बस खिड़की से बाहर देखते हुए रोती रही। रास्ते भर मेरे मन में हजार सवाल घूम रहे थे। आखिर ये आदमी कौन है? उसने मुझे क्यों खरीदा? उसने इतने पैसे क्यों दिए? अगर वह चाहता तो मुझे बिना पैसे दिए भी वहां से ले जा सकता था। मैं खुद ही उसके साथ चली आती। फिर भी उसने इतना बड़ा सौदा क्यों किया? कुछ देर के बाद मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। वो तो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। मैंने धीरे से उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो? और तुमने मेरे लिए इतने पैसे क्यों दिए? तुमने मेरे बेटों से मुझे क्यों खरीदा? मैं तो अब किसी काम की भी नहीं रही। ना मैं घर का काम कर सकती हूँ, ना किसी की मदद कर सकती हूँ। फिर तुमने इतना बड़ा घाटे का सौदा क्यों किया? मेरी आवाज कांप रही थी क्योंकि मैं सच में समझ नहीं पा रही थी। उसने कुछ सेकंड तक चुप रहकर सड़क की तरफ देखा। फिर हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई और वो बोला, माँ जी, मैंने जिंदगी में कभी घाटे का सौदा नहीं किया और आज भी नहीं किया। अगर मैंने आपके बेटे को 20 लाख रुपए दिए हैं तो उनसे उससे कहीं ज्यादा वसूल करूंगा। आप बस देखती जाइए। उसकी बात सुनकर मैं और ज्यादा डर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाहता है। उसके चेहरे पर उस समय ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर मैं घबरा गई थी। फिर वो बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका बुरा नहीं करूंगा। बस थोड़ी देर में आपको सब समझ आ जाएगा। मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे मन में डर कम नहीं हुआ। गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रही। शहर की भीड़ पीछे छूट गई और कुछ देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े और आलीशान घर के सामने जाकर रुकी। इतना बड़ा घर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। ऊंचा सा गेट, बड़ा सा बगीचा, बाहर कई गाड़ियां खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े आदमी का घर हो। गाड़ी रुकते ही एक नौकर दौड़ कर आया और उसने गेट खोला। वो आदमी मुझे धीरे से सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारने लगा। मैं अब भी डरी हुई थी, लेकिन उसके व्यवहार में इज्जत थी, इसीलिए मैं चुपचाप उसके साथ अंदर चली गई। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, मैंने एक चीज महसूस की। बाहर मेरे बेटों के सामने उसके चेहरे पर जो नरमी थी, वो अचानक गायब हो गई थी। अब उसका चेहरा बहुत सख्त लग रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो किसी पुराने दर्द को दबाकर बैठा हो। मैं डर गई और मैंने तुरंत उससे पूछा, बेटा, सच सच बताओ, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, क्या सच में आप मुझे नहीं पहचानती? मैंने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। उसका चेहरा कहीं देखा हुआ लग जरूर रहा था, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। बताओ तुम कौन हो? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर उसकी आंखें हल्की सी भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा,
मेरा नाम राहुल है और मैं विजयकांत का बेटा हूँ। उसकी बात सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरी सांसें रुक सी गई, क्योंकि ये नाम सुनते ही मेरे पुराने जख्म अचानक फिर से सामने आ गए। मेरे हाथ कांपने लगे और मैं वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। मेरी आंखें फटी रह गई थी। मैं बस उसे देखे जा रही थी, क्योंकि मुझे अब धीरे धीरे उसका चेहरा पहचान में आने लगा था। वह आंखें बिल्कुल अपने पिता जैसी थी। वही गुस्सा, वही दर्द, वही चेहरा। मेरे होठ कांपने लगे और मैंने डरते हुए कहा, विजयकांत का बेटा, लेकिन तुम तो उस वक्त बहुत छोटे थे। राहुल की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से भरी मुस्कान थी। वो बोला, हाँ, मैं छोटा था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था कि सब भूल जाता। मुझे आज भी सब याद है, कैसे एक दिन मेरे पिताजी घर से गए थे और फिर कभी वापस ही नहीं आए। मुझे आज भी याद है कैसे मेरी माँ रात रात भर रोती थी और कहते हुए बेहोश हो जाती थी कि किसी ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। मैं उसे देखती रह गई। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा था कि शायद अतीत का वह सच, जिसे मैं सालों से भूल चुकी थी, आज फिर मेरे सामने खड़ा था, और शायद इसी वजह से वह मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं अभी वही बैठी कांप रही थी और मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूम रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी औरत की आवाज आई, राहुल बेटा, क्या हुआ? तुम इन्हें अंदर क्यों ले आए? उसकी आवाज सुनकर मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसे देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि विजयकांत की पत्नी थी। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाई, क्योंकि अब उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी, चेहरे पर उम्र की लकीरें थी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मैं उसे पहचान गई, और शायद उसने भी मुझे पहचान लिया था। वो मुझे देखते ही एकदम रुक गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भर गई। वह कुछ पल तक मुझे घूरती रही, फिर कांपती हुई आवाज में बोली, तुम यहाँ कैसे? उसकी आवाज सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मैं कुर्सी से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। राहुल अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वो दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उस समय उनके चेहरे पर इतना दर्द और गुस्सा था कि मैं उनकी आंखों में सीधा देख भी नहीं पा रही थी। राहुल की माँ रोते हुए बोली, बता, मेरा पति कहाँ है? मेरा विजयकांत कहाँ गया? इतने साल हो गए, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला, और उस दिन वो आखिरी बार तुम्हारे पति के साथ ही था। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो पुराना राज, जिसे मैं सालों से अपने अंदर दबाकर जी रही थी, आज फिर मेरे सामने खड़ा था। मैंने तुरंत डरते हुए कहा, देखो बहन, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मेरे पति ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन राहुल गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा और जोर से बोला, झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है। मेरे पिता आखिरी बार आपके पति के साथ ही फसल बेचने शहर गए थे। गांव के लोगों ने उन्हें साथ जाते देखा था, लेकिन वापस सिर्फ आपके पति लौट कर आए। मेरे पिता कभी वापस नहीं आए, और उसके बाद आपके पति ने भी इस बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल कांप उठा। वो आगे बोला, मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आपको सब पता है। आपके पति ने जरूर आपको सच बताया होगा कि रास्ते में मेरे पिता के साथ क्या हुआ। वो कहाँ गायब हुए, वो जिंदा है या मर गए, मुझे बस सच जानना है। उसकी माँ भी रोते हुए बोली, हमने इतने साल इंतजार किया, हर दरवाजे पर गए, हर जगह ढूंढा, लेकिन हमें कभी कुछ नहीं मिला। तुम लोगों ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि सच तो ये था कि मैं खुद भी उस पुराने डर के साथ सालों से जी रही थी। लेकिन मैंने फिर भी कांपती आवाज में कहा कि नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं कुछ नहीं जानती। राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से बोला, अगर आप सच नहीं बताएंगी तो मैं आपको ऐसी सजा दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकती।
इतने सालों से मेरी माँ हर रात रोती रही है। मैंने बचपन से अपने पिता का इंतजार किया है, और अब जब मुझे पता चला कि उस दिन आपके पति उनके साथ थे, तो मैं सच जाने बिना नहीं रहूंगा। मैं डर से कांपने लगी, लेकिन फिर भी मैंने वही कहा, बेटा मैं सच बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तभी अचानक उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द होने लगा। मैं डर गई और उससे हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वह मुझे खींचते हुए घर के पीछे की तरफ ले जाने लगा। उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। मैं लगातार कह रही थी कि बेटा छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय जैसे वो सुनने की हालत में ही नहीं था। वो मुझे एक अंधेरे कमरे के सामने ले गया और दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि मैं उठ पाती, उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर निकालो। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। कोई जवाब नहीं आया। कमरा बहुत छोटा और अंधेरा था। वहां हवा तक नहीं आ रही थी। गर्मी से मेरा दम घुटने लगा। मेरा गला सूख रहा था। मैं बार बार दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे मेरा शरीर जवाब देने लगा। प्यास से मेरा गला जल रहा था। मैं रोते हुए जमीन पर बैठ गई और ऊपर वाले से दुआ करने लगी कि कोई मुझे यहाँ से निकाल ले। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कितने घंटे बीत गए थे। उस अंधेरे कमरे में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। गर्मी और प्यास से मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे होंठ सूख गए थे। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मैं बार बार अपने बेटों को याद कर रही थी और सोच रही थी, शायद अगर उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मैं इस हालत में ना होती। धीरे धीरे मेरी ताकत खत्म होने लगी और आखिरकार मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पता नहीं कितनी देर बाद अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हल्की सी रोशनी कमरे के अंदर आई। मेरी आंखें मुश्किल से खुली। मैं आधी बेहोशी की हालत में थी। तभी मैंने देखा मेरे सामने वहीं दोनों माँ बेटे खड़े थे। राहुल की माँ के चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा डर था। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेरी हालत इतनी खराब हो जाएगी। राहुल जल्दी से मेरे पास बैठ गया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और घबराई हुई आवाज में बोला, माँ जी, आंखें खोलिए। फिर उसने जल्दी से पानी की बोतल उठाई और मेरे होठों से लगाई। मैंने कांपते हुए पानी पिया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान वापस आ रही हो। राहुल की माँ भी मेरे पास बैठ गई और बोली, बहन जी, हमें माफ कर दो। हम तो बस सच जानना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी ये हालत हो जाएगी, हमने सोचा नहीं था। मैं पानी पीते हुए बस उन्हें देख रही थी, क्योंकि उस समय मेरे अंदर डर भी था, दर्द भी था और कहीं ना कहीं ये एहसास भी कि इतने सालों का वह दबा हुआ सच अब ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। फिर मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला। राहुल और उसकी माँ मेरे सामने बैठे थे। उनकी आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और सच जानने की बेचैनी भी थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैं लगातार रोए जा रही थी, क्योंकि इतने सालों से जो बात मेरे सीने में दबी हुई थी, आज पहली बार मैं किसी को बता रही थी। मैंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, बेटा, आज से करीब 30 साल पहले की बात है। उस समय हमारे परिवारों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। तुम्हारे पिता विजयकांत और मेरे पति संजय बहुत गहरे दोस्त थे। नहीं, दोस्त से भी बढ़कर थे। दोनों एक दूसरे को भाई कहते थे। पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लोग कहा करते थे कि अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो विजयकांत और संजय को देखो। दोनों साथ खेत में काम करते थे, साथ फसल उगाते थे, साथ ही शहर जाकर बेच कर आते थे। अगर एक के घर में खुशी होती तो दूसरा उससे ज्यादा खुश होता, और अगर एक के घर में दुख आता तो दूसरा सबसे पहले उसके साथ खड़ा मिलता था। मैं और तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छे से मिलते थे। हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। उस समय जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी।
लेकिन कहते हैं ना, इंसान की गलती सब कुछ खत्म कर देती है, और वही गलती उस दिन हुई थी। मैंने आंसू पोंछा और फिर कहना शुरू किया। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी और पूरा गांव लगभग खाली हो चुका था, क्योंकि सब अपने अपने घरों में थे। संजय खेत देखने गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने विजयकांत खड़े थे। मैंने उन्हें देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उनकी आंखें लाल थी, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनके शरीर से शराब की बहुत तेज बदबू आ रही थी। मैंने उनसे कहा, भैया, इस वक्त संजय घर पर नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। लेकिन वो अंदर आने लगे और बोले, भाभी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैंने उन्हें अंदर आने दिया, क्योंकि उस समय तक मैं उन्हें अपने परिवार का ही हिस्सा मानती थी। वो अंदर आकर बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि उनकी हरकतें अजीब हो रही हैं। वह मुझे लगातार देख रहे थे। उनकी आंखें वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती थी। मुझे अब डर लगने लगा। मैंने उनसे कहा, भैया, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई। मैंने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आप अपने होश में नहीं हैं, आप जाइए यहाँ से। लेकिन वह मेरी बात सुनने की हालत में नहीं थे। शायद उन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी थी, या किसी ने उन्हें जानबूझकर इतना पिला दिया था कि वो खुद पर काबू खो बैठे थे। वह लगातार मेरे करीब आने लगे। मैं बहुत डर गई। मैंने उन्हें धक्का दिया, लेकिन वह फिर मेरी तरफ बढ़े। मेरे कपड़े खींचने लगे। मैं जोर जोर से रोने लगी और उन्हें दूर रहने के लिए कहती रही, लेकिन वो कुछ नहीं सुन रहे थे। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मेरी नजर पास पड़े एक भारी डंडे पर गई। मैंने डर और घबराहट में वह डंडा उठाया और पूरी ताकत से उनके सर पर मार दिया। वार लगते ही वो जमीन पर वही गिर पड़े और बेहोश हो गए। उस समय मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं इतनी बुरी तरह से डर चुकी थी कि मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मेरे कपड़े फट चुके थे, बाल बिखर गए थे और मैं कमरे के एक कोने में बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे लग रहा था अब सब खत्म हो गया। कुछ देर के बाद विजयकांत को होश आया। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही उन्हें सब समझ आया कि क्या हुआ है, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो शर्म से मेरी तरफ भी नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने लड़खड़ाते हुए खुद को उठाया और बिना कुछ कहे वहां से भाग गए। मैं अब भी उसी कोने में बैठी रो रही थी। तभी थोड़ी देर बाद संजय घर लौटे। उन्होंने जैसे ही मुझे इस हालत में देखा, वो घबरा गए और दौड़कर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम इस हालत में क्यों हो, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कांपते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह उनके पीछे विजयकांत घर आए थे और उन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताया कि मैंने डर कर उनके सर पर डंडा मार दिया था और वह बेहोश हो गए थे। फिर होश आने के बाद वो भाग गए। मेरी बात सुनकर पहले तो संजय बिल्कुल चुप रह गए, फिर अचानक गुस्से में बोले, नहीं, ये झूठ है, विजयकांत ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मेरा भाई है, तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मेरी हालत तो देखिए, मेरे कपड़े देखिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर उनके सर पर चोट देख लीजिए। मैंने अपने बचाव में उन्हें डंडा मारा था। तभी तो वह रुके थे। मैंने इतना कहा तो संजय एकदम चुप हो गए। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था, दुख भी, और अंदर ही अंदर वो टूट भी रहे थे, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका सबसे अच्छा दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। मेरी बात सुनने के बाद कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे वक्त ही रुक गया हो। राहुल की माँ लगातार रोए जा रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार अपने मुंह पर हाथ रखकर
खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। राहुल बिल्कुल पत्थर की तरह बैठा था। उसकी आंखें मेरी तरफ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे देख ही नहीं रहा हो। उसका दिमाग कहीं और चला गया था। शायद वह अपने पिता के बारे में सोच रहा था, उस पिता के बारे में जिसे वह बचपन से ढूंढता आया था, जिसकी याद में उसकी माँ ने पूरी जिंदगी आंसू बहाए थे, और आज अचानक उसे पता चला था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। मैं भी लगातार रो रही थी, क्योंकि इतने सालों से जो राज मेरे सीने में दबा हुआ था वो आज बाहर आ चुका था। मैंने कांपती आवाज में फिर कहना शुरू किया, बेटा, तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे। वह दिल के बुरे नहीं थे। उस दिन शराब ने उनसे बहुत बड़ी गलती करवा दी थी और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा था। उस घटना के बाद वह कई बार संजय से माफी मांगने आए थे। वह हाथ जोड़कर कहते थे कि भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे खुद समझ नहीं आया कि उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैं शर्म से तुम्हारी आंखों में नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं दिल से बुरा इंसान नहीं हूँ। संजय बाहर से चुप रहते थे, लेकिन अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि जिस इंसान को वह अपना भाई मानते थे उसी ने उनकी दुनिया हिला दी थी। वो मुझे देखकर रो पड़ते थे, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहते थे। गांव वाले भी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक दोनों दोस्तों के बीच दूरी क्यों आ गई। पहले जो दोनों हर वक्त साथ दिखते थे, अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे, लेकिन किसी को सच पता नहीं था। समय गुजरता गया, मगर संजय के दिल का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह रातों को जागते रहते थे, कभी कभी अचानक उठकर बाहर बैठ जाते और देर रात तक आसमान देखते रहते। कई बार मैंने उनसे कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन वो भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें हर वक्त यही लगता था कि उनके भरोसे को कुचल दिया गया है, और यही सोच धीरे धीरे उनके अंदर जहर बनती गई। फिर वो मनहूस दिन आया जिसने सब खत्म कर दिया। उस दिन सुबह हमेशा की तरह दोनों साथ में अनाज लेकर शहर जाने वाले थे। गांव के लोग उन्हें रोज की तरह साथ निकलते देख रहे थे। किसी को क्या पता था कि यह उनका आखिरी सफर होगा। सुबह सूरज निकलते ही दोनों ने ट्रक में अनाज की बोरियां भरी थी। मौसम बहुत गर्म था, लेकिन काम जरूरी था, इसलिए दोनों निकल पड़े। तुम्हारे पिता ट्रक चला रहे थे और संजय उनके बगल में बैठे थे। शुरू में दोनों चुप थे। सड़क लंबी थी और धूप धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रास्ते में कभी कभी दोनों थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते थे, लेकिन पहले जैसी हंसी अब नहीं रही थी। तुम्हारे पिता शायद महसूस कर रहे थे कि संजय उनसे दूर हो चुके हैं, लेकिन वो हर बार कोशिश करते थे माहौल को ठीक करने की। वह कहते थे कि भाई, सब भूल जा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन संजय बस चुप रह जाते थे। उस दिन भी ट्रक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि सड़क से गर्म हवाएं उठ रही थी। कई घंटे सफर करने के बाद दोनों बहुत थक चुके थे। तभी संजय ने धीरे से कहा, भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, कहीं थोड़ी देर रुक जाते हैं, पानी पी लेंगे फिर आगे चलेंगे। तुम्हारे पिता ने कहा, अब थोड़ा ही रास्ता बचा है, शहर पहुंचकर आराम कर लेंगे। लेकिन संजय ने फिर कहा कि नहीं सर, बहुत भारी हो रहा है, थोड़ी देर कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं। तब तुम्हारे पिता ने उनकी बात मान ली। उन्होंने सड़क किनारे ट्रक रोक दिया। वहां एक बड़ा पुराना पेड़ था जिसकी छाया में थोड़ी ठंडक थी। दोनों नीचे उतर गए। तुम्हारे पिता ने पास रखी पानी की बोतल उठाई और थोड़ा पानी पिया। फिर हंसकर बोले, देख भाई, बूढ़े हो गए हैं हम, अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। लेकिन संजय ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गए। तुम्हारे पिता वहीं पास जमीन पर लेट गए। गर्मी और थकान की वजह से उनकी आंखें बंद होने लगी। कुछ देर तक वहां सिर्फ हवा की आवाज थी, लेकिन संजय के अंदर तूफान चल रहा था। वह बार बार उस रात को याद कर रहे थे जब उन्होंने मुझे उस हालत में देखा था। उन्हें मेरे आंसू याद आ रहे थे, मेरे फटे कपड़े याद आ रहे थे, और उनका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि शायद उन्हें माफ कर देना चाहिए,
लेकिन तभी अचानक तुम्हारे पिता ने करवट बदली और उनका सर पीछे पेड़ के तने से टकरा गया। सर पर पहले से लगी चोट फिर खुल गई और वहां से हल्का खून निकलने लगा। जैसे ही संजय की नजर उस चोट पर पड़ी वह सुन रह गए, क्योंकि वही वह चोट थी जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया था। उस पल उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। उनके अंदर का बचा हुआ भरोसा उसी पल टूट गया। उन्हें लगा कि जिस इंसान को वो भाई मानते थे उसने उनके भरोसे को कुचल दिया। उसी पल उनका गुस्सा उनके होश पर भारी पड़ गया। वो धीरे धीरे उठे, उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, सांसें तेज चल रही थी। वो खुद को रोकना चाहते थे, लेकिन उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। उन्होंने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठा लिया। तुम्हारे पिता उस समय आधी नींद में थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। संजय कांपते हुए उनके पास गए और गुस्से में बोले, तूने मेरे भरोसे को मार दिया विजयकांत। लेकिन तुम्हारे पिता पूरी तरह समझ भी नहीं पाए थे कि वह क्या कह रहे हैं। तभी गुस्से में अंधे होकर संजय ने वो भारी पत्थर सीधे उनके चेहरे पर दे मारा। वार इतना जोरदार था कि तुम्हारे पिता जोर से तड़पे और वही गिर पड़े। उनके मुंह और सिर से खून बहने लगा। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। उस पल जैसे ही पूरी दुनिया रुक गई। संजय के हाथ से पत्थर गिर गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया। वह डर के मारे पीछे हट गए। उनके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार विजयकांत को उठाने की कोशिश करने लगे और रोते हुए कहने लगे, भाई उठ जा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे पिता मर चुके थे। उस सुनसान सड़क पर सिर्फ हवा चल रही थी और संजय के रोने की आवाज गूंज रही थी। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। अगर वो गांव जाकर सच बताते तो लोग उन्हें कातिल कहते, उनका परिवार बर्बाद हो जाता। डर और घबराहट में उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी। उन्होंने आसपास देखा, वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उन्होंने अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। वह लगातार रोते जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे ये क्या हो गया। मैंने गुस्से में सब खत्म कर दिया। काफी देर बाद उन्होंने वहीं सड़क किनारे तुम्हारे पिता की लाश दफना दी। फिर मिट्टी बराबर कर दी ताकि किसी को कोई शक ना हो। उस समय उनका पूरा शरीर मिट्टी और खून से भर चुका था। रात होने तक वो वहीं बैठे रहे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर जाएं। फिर आधी रात के वक्त वो अकेले ट्रक लेकर गांव लौटे। जब वो घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर मैं डर गई। उनके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें सूजी हुई थी। मैंने पूछा, विजयकांत कहाँ है? तो वह कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठ गए। पूरी रात कांपते रहे। अगले दिन गांव में विजयकांत को ढूंढने की खबर फैल गई। सब लोग इधर उधर तलाश करने लगे। तुम्हारी माँ हर दरवाजे पर गई, हर रास्ते पर ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। और संजय उस दिन से कभी पहले जैसे नहीं रहे। वो हर वक्त डर में जीने लगे, रातों को चीख कर उठ जाते। कई बार नींद में विजयकांत का नाम लेते और रोने लगते थे। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया, क्योंकि वह अपने गुनाह के बोझ तले दब चुके थे। और बेटा, सच यही है, तुम्हारे पिता को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि गुस्से में टूटे हुए अपने ही दोस्त ने मार दिया। फिर दूसरी रात हो गई थी और वह रात हमारी जिंदगी की सबसे भारी रातों में से एक थी। घर के अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे इस घर से सारी खुशियां हमेशा के लिए चली गई हो। बाहर हल्की हवा चल रही थी। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी जाती थी, लेकिन हमारे घर के अंदर सिर्फ एक इंसान की टूटी हुई सांसों और दबे रोने की आवाज गूंज रही थी। और वो इंसान मेरे पति संजय थे। वह कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठे थे। उनके दोनों हाथ कांप रहे थे, चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, आंखें लाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही घंटों में वो कई साल बूढ़े हो गए हो। उस दिन से उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था।
ना किसी से बात की थी। बस चुपचाप बैठे रहते और कभी अचानक रोने लगते। मैं भी अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर मैं भी टूट जाती तो शायद वो खुद को खत्म कर लेते। मैं बार बार उनके पास जाकर बैठती, उनका कंधा पकड़कर कहती कि खुद को संभालो, जो होना था वो हो गया। लेकिन वह मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, बस खाली आंखों से सामने देखते रहते जैसे उनकी आत्मा मर चुकी हो। काफी देर तक वो बिल्कुल चुप बैठे रहे। फिर अचानक उन्होंने अपना सर उठाया और घबराकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह जल्दी से बोले, वह बैग ट्रक में रखा था। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि वह किस बैग की बात कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया विजयकांत जब आखिरी बार घर से निकले थे, तब उनके हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। संजय जल्दी से उठे, उनके पैर कांप रहे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर चली गई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। घर के पीछे ट्रक खड़ा था, वही ट्रक जिसमें बैठकर वह दोनों शहर गए थे और जिसमें से सिर्फ संजय वापस लौटे थे। संजय धीरे धीरे ट्रक के पास गए, जैसे उन्हें डर लग रहा हो कि उस ट्रक के अंदर उनका गुनाह अब भी उनका इंतजार कर रहा है। उन्होंने कांपते हाथों से ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर देखने लगे। फिर सीट के नीचे से उन्होंने वो पुराना चमड़े का बैग निकाला। बैग मिट्टी और धूल से भरा हुआ था। उसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ना जाने उसमें क्या था। हम दोनों जल्दी से कमरे के अंदर आए। संजय ने दरवाजा बंद किया और बैग को अपने सामने रखकर कुछ देर उसे देखते रहे, जैसे उसे खोलने की हिम्मत ही ना रही हो। फिर उन्होंने कांपते हाथों से उसकी चैन खोली। बैग के अंदर कुछ नोट रखे हुए थे, कुछ जमीनों के कागज थे और सबसे ऊपर एक खत रखा था। संजय ने जैसे ही वो खत उठाया, उनके हाथ और ज्यादा कांपने लगे। वह काफी देर तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से उसे खोला। उनकी आवाज कांप रही थी। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, संजय भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे खुद से नफरत हो रही है। मैं जानता हूँ मैंने तेरे भरोसे को तोड़ा और शायद तू मुझे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांग रहा हूँ। आज हम दोनों आखिरी बार साथ सफर कर रहे हैं और इसीलिए मैं ये खत छोड़ रहा हूँ। ये मेरे खेतों और जमीनों के सारे कागज हैं और ये कुछ पैसे हैं जो मैंने जिंदगी भर मेहनत करके कमाए थे। मैं ये सब तुझे दे रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी और बेटे को लेकर ये गांव छोड़ दूंगा। मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि तुझे कभी मेरी शक्ल तक नहीं दिखेगी। मैं तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। बस अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई। मैं अपनी गलती का बोझ लेकर जी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं जो कर चुका हूँ उसे बदल नहीं सकता। आज का ये सफर शायद हमारा आखिरी सफर हो। खत पढ़ते पढ़ते संजय की आवाज टूट गई। उनकी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। उनके हाथ से वो खत नीचे गिर गया और वो वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। वो अपने दोनों हाथ सर पर रखकर बारी बारी यही कह रहे थे, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही भाई को मार दिया। वो खुद सब छोड़कर जाने वाला था। वो मुझे छोड़कर दूर चला जाता, लेकिन मैंने गुस्से में सब खत्म कर दिया। उनका रोना देखकर मेरा दिल भी फट रहा था, क्योंकि पहली बार मुझे भी एहसास हुआ कि विजयकांत सच में अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। वह बदला लेने नहीं आए थे, वह तो सब कुछ छोड़कर जाने वाले थे। वह अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन उस एक पल के गुस्से ने सब कुछ खत्म कर दिया। संजय रोते हुए बोले, अगर मैंने उस समय पत्थर न उठाया होता तो आज वो जिंदा होता। उसका बेटा अपने बाप के साथ होता, उसकी पत्नी अकेली ना होती। मैंने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। वह बार बार अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगे और खुद को कोसते रहे। मैं उन्हें पकड़कर शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन वह जैसे अपने होश खो चुके थे।
कभी दीवार पर सर मारने लगते, कभी जमीन पर बैठकर विजयकांत का नाम लेते और कहते, भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उस रात हमने एक पल भी आंख नहीं बंद की। संजय बार बार वो खत पढ़ते और हर बार पहले से ज्यादा टूट जाते। कभी वह कागजों को सीने से लगाकर रोने लगते, कभी कहते कि काश वो उस दिन शहर ही ना गए होते, काश वह गुस्से में ना आते, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। लेकिन अब कुछ बदलना मुमकिन नहीं था। सुबह होने लगी थी, बाहर पक्षियों की आवाजें आने लगी थी, लेकिन हमारे घर के अंदर अंधेरा अब भी था। उस रात के बाद मेरे पति कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे की हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। वह पहले बहुत खुशमिजाज इंसान थे। पूरे गांव में उनकी और विजयकांत की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन अब तो वह चुप रहने लगे थे। कई कई घंटे अकेले बैठे रहते, रात को अचानक उठकर रोने लगते। उन्हें हर वक्त डर लगता रहता कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। वो हर समय घबराए रहते। अगर दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक दे देता तो वो डर जाते। अगर कोई विजयकांत का नाम ले लेता तो उनका चेहरा पीला पड़ जाता। वो धीरे धीरे अंदर से खत्म होते जा रहे थे और ये सब देखकर मैं भी हर दिन टूटती जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा डर मुझे उस छोटे से बच्चे के लिए लगता था, जो उस समय बहुत छोटा था और जिसे यह तक नहीं पता था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। वो बच्चा हर दिन अपने पिता का इंतजार करता होगा और उसकी माँ हर दिन आंसू बहाती होगी। ये सोच सचकर मेरी रूह कांप जाती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गुस्से ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। और उस रात वो खत हमारे घर में पड़ा हुआ था, जो हर पल हमें हमारे गुनाह की याद दिलाता रहता। मैंने अपने पति को बहुत समझाया था। मैं उनके पास बैठी थी और उनका हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे उनसे बात कर रही थी, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें बार बार यही लग रहा था कि उनके अपने भाइयों ने सिर्फ कुछ जमीन और पैसे के लिए उन्हें मारने की कोशिश की और इसी लालच ने पूरा परिवार तोड़ दिया। मैं उन्हें बार बार यही कह रही थी कि अब आप खुद को संभालिए, बीती बातों को सोच सचकर खुद को तकलीफ मत दीजिए। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो हो चुका। हमारे पास हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। वो चुपचाप मेरी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे अब इन चीजों से कोई मतलब नहीं रहा। मुझे ना इन जमीनों की खुशी है, ना इन पैसों की। क्योंकि अगर इन्हीं चीजों की वजह से अपने ही भाईजान के दुश्मन बन जाए, तो ऐसी दौलत किसी काम की नहीं होती। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था, क्योंकि मैंने पहली बार उन्हें इतना टूटा हुआ देखा था। वो बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। फिर अचानक उन्होंने फैसला किया कि वह अब उन जमीनों और पैसों का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें हमारे घर की खुशियों को खराब करें। जब हमारे दोनों बेटे बड़े हो जाएंगे तब तुम ये सब उनके बीच बराबर बांट देना। लेकिन अभी मैं इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि इतना बड़ा फैसला गुस्से या दुख में मत लीजिए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। अगले ही दिन वह मुझे बैंक लेकर गए। उन्होंने सारे कागजात और पैसे एक लॉकर में रखवा दिए। वह लॉकर मेरे नाम पर था। उन्होंने कहा, ये सब अब तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा और जिस दिन तुम्हें लगे सही समय आ गया है, उस दिन तुम ये सब बच्चों को दे देना। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अंदर से कितने दुखी है। उसके बाद जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। हमने उन पैसों को कभी हाथ तक नहीं लगाया। वह कागजात और पैसा वैसे ही बैंक के लॉकर में पड़े रहे। साल गुजरते गए, हमारे बच्चे बड़े होने लगे। हमने उन्हें बहुत प्यार से पाला था। मैं और मेरे पति दोनों ने मिलकर उनकी हर खुशी पूरी की थी। लेकिन वक्त कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। मेरे पति का निधन हो गया और उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी फिर से बदल गई। मैं पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद मेहनत की
छोटे छोटे काम किए, लोगों के घरों में सिलाई की, कभी खाना बनाकर दिया, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। जैसे तैसे करके अपने बच्चों का पेट पाला। मैंने कभी उन्हें ये महसूस नहीं होने दिया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके लिए लगा दी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो वही बच्चे धीरे धीरे मुझसे दूर होने लगे। जिन बच्चों को मैंने अपनी गोद में खिलाया था, वही अब मुझे बोझ समझने लगे। पहले तो उनकी बातें बदलने लगी, फिर अचानक उनका व्यवहार बदल गया। उन्हें मेरा हर काम गलत लगने लगा। अगर मैं कुछ कहती तो उन्हें बुरा लगता, अगर चुप रहती तो भी उन्हें परेशानी होती। मुझे सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब वह एक वक्त का खाना देने में भी सोचते थे। उनकी पत्नियां तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि मैं घर में फालतू पड़ी हूँ और सिर्फ खर्चा ही बढ़ा रही हूँ। कई बार तो वो मेरे सामने ही कह देती थी कि पता नहीं बूढ़े लोग कब तक दूसरों पर बोझ बनकर जीते रहते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट जाता था, लेकिन मैं फिर भी चुप रहती थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। मैं अक्सर रात को अकेले बैठकर अपने पति को याद करती थी और सोचती थी कि अगर वह आज होते तो शायद मेरी ये हालत ना होती। लेकिन मैं फिर खुद को संभाल लेती थी। मैंने अपने बच्चों को कभी उन पैसों के बारे में नहीं बताया, ना उन जमीनों के बारे में बताया, क्योंकि मैं जानती थी अगर उन्हें पता चल गया तो शायद उनका लालच और बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहती थी कि वही कहानी फिर दोहराई जाए जो कभी मेरे पति के परिवार में हुई थी। इसलिए मैंने सब कुछ अपने दिल में दबा कर रखा। वह सारे कागजात और पैसा आज भी मेरे बैंक के लॉकर में वैसे ही सुरक्षित रखे हुए हैं। मैंने कभी उनमें से 1 रुपया तक इस्तेमाल नहीं किया, जबकि कई बार मेरी हालत ऐसी हुई कि मेरे पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी मैंने उन पैसों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वह मेरे पति की आखिरी निशानी थे, और उनकी आखिरी इच्छा भी। मैं हमेशा सोचती थी कि जिस दिन विजयकांत का बेटा या उसके खानदान का कोई भी इंसान मेरे पास आएगा, मैं ये सब कुछ उसके हवाले कर दूंगी, क्योंकि असली हक उन्हीं लोगों का है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे सिर्फ पैसे देखकर बदल जाएं या आपस में लड़ने लगे। इसलिए मैंने ये राज हमेशा अपने दिल में छिपा कर रखा, और आज तक किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। जब मैंने राहुल और उसकी माँ को अपने पति की सारी सच्चाई बताई तो कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया था। राहुल की माँ की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही थी, जैसे उन्हें पुराने सारे दिन याद आ गए हो। और राहुल भी बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा था और इतने सालों तक ये सब अपने दिल में दबा कर रखा था। मैं उन दोनों को देख रही थी और मेरे दिल में भी बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि इतने सालों बाद वह बातें फिर से बाहर आई थी जिन्हें मैंने हमेशा अपने सीने में छुपा कर रखा था। राहुल धीरे धीरे मेरे पास आकर बैठ गया। उसने बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोला, माँ जी, अगर आपको ये सब कुछ पहले से पता था तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? जब मैंने आपसे कई बार अपने पिता के बारे में पूछा तब भी आपने कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज भर्रा रही थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैंने इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाओ। वो जैसे भी थे आखिर तुम्हारे पिता थे, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा हो। मैंने हमेशा यही सोचा कि जब सही समय आएगा तब तुम्हें सब सच बता दूंगी। मेरी बात सुनकर राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अपना सर झुका लिया और बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पिता ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया और मैं भी आपको गलत समझता रहा। मैंने भी कई बार आपके बारे में गलत सोचा। मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह सच में अंदर से टूट चुका था।
मैंने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो देखा वही सच माना, और कोई भी तुम्हारी जगह होता तो शायद वही सोचता। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। अब इन बातों को दिल पर मत लो। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम बैंक जाकर लॉकर नंबर 305 खोल लो। उसमें तुम्हारे पिता के रखे हुए सारे कागजात और वह खत आज भी वैसे ही रखा हुआ है जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा था। जब तुम वह सब देखोगे तब तुम्हें खुद ही यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ, और जो तुम्हारे पिता की अमानत है वो आखिर तुम्हें मिल जाएगी। मैं इतने सालों से बस सही इंसान का इंतजार कर रही थी। राहुल मुझे ध्यान से सुन रहा था। फिर मैंने आगे कहा, मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन तुम लोग मुझे कहीं नहीं मिले थे। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर शहर चली गई थी। फिर राहुल की माँ ने धीरे से आंसू पोंछे और बोली, हाँ, जब गांव में मेरे पास कुछ नहीं बचा था तब मैं अपने बेटे को लेकर शहर चली गई थी। मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने छोटे छोटे काम किए, लोगों के घरों में खाना बनाया, कपड़े सिले। जैसे तैसे करके मैंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने और किसी के सामने हाथ ना फैलाए। आज वही बेटा इतना बड़ा बन चुका है। यह कहते हुए उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने प्यार से राहुल के सर पर हाथ फेरा और बोली, मैंने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है। मैंने कभी उसे उसके पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। राहुल अपनी माँ की बातें सुनकर रो पड़ा। वो उठकर अपनी माँ के गले लग गया और बोला, माँ, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मुझे कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि आपने कितनी तकलीफें सही है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी माँ हैं। वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे और मैं उन दोनों को देखकर सोच रही थी कि जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो तो वो हर दर्द सह कर भी आगे बढ़ सकता है। फिर राहुल ने मेरी तरफ देखा और बोला, माँ जी, अब आप अकेली नहीं हैं। अब हम आपका परिवार हैं। जो कुछ मेरे पिता का था वो आपका भी उतना ही है, और अब मैं आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार मुझे लगा था कि शायद मेरे पति की आखिरी इच्छा पूरी होने जा रही है और उनकी अमानत सही हाथों तक पहुंच जाएगी। राहुल की माँ मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर हल्की सी शिकायत भी थी। वो धीरे से बोली, बहन, तुम मुझे एक बात तो सच बता सकती थी। इतने सालों तक तुमने इतना बड़ा सच अकेले अपने दिल में दबा कर रखा। मैं उनकी बात सुनकर चुप हो गई थी, क्योंकि सच में मैंने बहुत कुछ छुपाया था। लेकिन वो सब मैंने किसी लालच में नहीं बल्कि डर और मजबूरी में किया था। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं बहुत डर गई थी। बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था अगर ये सच बाहर आ गया तो फिर वही लालच, वही नफरत फिर से सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी आवाज भर्रा गई थी, क्योंकि इतने सालों का दर्द अब बाहर आ रहा था। राहुल की माँ मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत कुछ अकेले सहा है बहन। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब हम तुम्हारे साथ हैं। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों बाद पहली बार मुझे लगा था कि कोई सच में मुझे अपना समझ रहा है। फिर मैंने राहुल की तरफ देखा और उसे कहा, बेटा, अब तुम बैंक जाकर वो सब कुछ निकाल लो। लॉकर नंबर 305 में तुम्हारे पिता की सारी अमानत रखी हुई है। जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें मेरी हर बात का यकीन हो जाएगा। राहुल बिना कुछ बोले उठ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वह तुरंत बैंक चला गया और मैं वही बैठी ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाए।
काफी देर बाद राहुल वापस लौटा। उसके हाथ में एक बैग था और उसके चेहरे का रंग बदला हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वह रास्ते भर रोता हुआ आया हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और मेरे सामने बैठ गया। फिर उसने बैग खोला। उसमें वही पुराने कागजात थे, वही खत था और कुछ पैसे भी थे। उसने कांपते हाथों से वो खत खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, क्योंकि अब उसे मेरी हर बात पर यकीन हो चुका था। खत में उसके पिता ने सब कुछ लिखा था। कैसे उन्होंने अपने भाइयों के डर से वह जमीनें और पैसे छुपाए थे, और कैसे वह चाहते थे कि सही समय आने पर ये सब राहुल तक पहुंचे। खत पढ़ने के बाद राहुल ने उसे सीने से लगा लिया और फिर वह मेरे पैरों के पास बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गलत समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपने इतने सालों तक हमारे लिए इतना सब कुछ संभाल कर रखा होगा, और आपके अपने बेटों ने भी आपके साथ इतना बुरा सलूक किया। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने तुरंत उसे उठाया और कहा, बेटा, अब इन बातों को भूल जाओ। जो होना था वो हो चुका। लेकिन राहुल का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने कहा, माँ जी, आपके बेटों ने आपके साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बोझ समझा और आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे आप कोई पराई हो। मैं उन्हें इसकी सजा जरूर दिलवाऊंगा। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा, नहीं बेटा, ऐसा मत करो। वो जैसे भी है आखिर मेरे बेटे हैं, मेरा खून है। माँ होकर मैं उन्हें जेल में नहीं देख सकती। मेरी आवाज कांप रही थी, क्योंकि एक माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है, चाहे बच्चे कितने भी गलत क्यों ना हो। राहुल ने मेरी तरफ दुख से देखा और बोला, आप अभी भी उनके बारे में सोच रही हैं, और वह लोग आपके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। आपको जंगल में छोड़ आने की बातें कर रहे थे। वो लोग इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही राहुल ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई और राहुल मुझे साथ लेकर मेरे बेटे के घर पहुंचा। जब हम वहां पहुंचे तो मेरे दोनों बेटे और उनकी पत्नियां हमें देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो रहा है। राहुल गुस्से में उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, अब समझ आया कि माँ की कीमत क्या होती है। तुम लोगों ने अपनी ही माँ को बोझ समझ लिया। जिसने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, उसी को घर से निकाल दिया। मेरे बेटे घबरा गए। उन्होंने कहा कि आप ये सब क्या कह रहे हैं। राहुल ने गुस्से में कहा, जो तुम लोगों ने अपनी माँ के साथ किया उसका हिसाब ले रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। जो लोग अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकते हैं, वह किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस ने जब उन्हें पकड़ना शुरू किया तो उनकी पत्नियां रोने लगी, लेकिन राहुल का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मैं ये सब देखकर अंदर से टूट रही थी, क्योंकि चाहे वह कितने भी गलत थे, आखिर मेरे बच्चे थे। मैं बार बार राहुल से कह रही थी कि बेटा छोड़ दो इन्हें, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। थोड़ी ही देर में दोनों को पुलिस अपने साथ ले गई। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मेरे दिल में दर्द भी था और राहत भी कि शायद अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पर वापस आते समय राहुल ने धीरे से कहा कि माँ जी, आज से आप मेरी माँ हैं। आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। अब आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे इस तरह अपनाया था, बिना किसी मतलब के, बिना किसी लालच के। उस पल मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरे सारे दुखों के बाद आखिर मुझे अपना परिवार वापस दे दिया। राहुल मुझे अपने साथ अपने घर ले आया था, और सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई गैर इंसान मुझे इतना अपनापन देगा, जितना अपनापन राहुल और उसकी माँ ने मुझे दिया था। जिस घर में मैं गई थी, वहां मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कोई बाहर वाली हूँ। राहुल हर सुबह मेरे कमरे के बाहर आकर पूछता था, माँ जी, आपने दवा ली कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और उसकी माँ भी हर वक्त मेरा ख्याल रखती थी।
कभी मेरे लिए अपने हाथ से खाना बनाती, कभी मेरे सिर में तेल लगा देती, कभी मेरे पास बैठकर बातें करती। मैं कई बार चुपचाप बैठकर सोचती थी कि जहां मेरे अपने सगे बेटे मुझे बोझ समझने लगे थे, वहीं ये लोग मुझे अपनी माँ की तरह इज्जत और प्यार दे रहे थे। मेरा दिल कई बार भर आता था। मैं बाहर से भले ही शांत रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे अपने बेटों की बहुत याद आती थी। मैं सोचती थी कि जेल में वह कैसे रह रहे होंगे, क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा या नहीं। कई बार रात को उनकी बचपन की बातें याद आती थी। कैसे वो छोटे थे तो मेरी गोद में सोते थे, कैसे मेरे पीछे पीछे घूमते थे और मुझे माँ माँ कहकर पुकारते थे। उन्हीं यादों को सोचकर मेरी आंखें भर जाती थी। एक दिन मैं आंगन में बैठी थी। राहुल मेरे पास आकर बैठ गया। उसने देखा कि मैं कहीं खोई हुई हूँ तो उसने धीरे से पूछा, माँ जी क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मेरा दिल भर आया और मैंने उससे कहा, बेटा अब बस बहुत दिन हो गए हैं, तुम जाकर मेरे बेटों को छुड़ा कर ले आओ। मेरी बात सुनकर राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोला, सच में माँ जी, आपका दिल कितना बड़ा है। आप अब भी अपने बेटों के बारे में सोच रही हैं, जिन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा जैसे भी है, आखिर मेरा ही खून है। माँ अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती है। मुझे बस ये सुकून चाहिए कि वह ठीक हो। राहुल मेरी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ जी, शायद दुनिया में माँ जैसा दिल किसी का नहीं होता। ठीक है, अगर यही आपकी खुशी है तो मैं अभी जाकर उन्हें छुड़ा कर लाता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसी दिन राहुल पुलिस स्टेशन गया और सारी औपचारिकताएं पूरी करके मेरे दोनों बेटों को जेल से छुड़ाकर घर ले आया। जब वो दोनों घर के अंदर आए तो उनका चेहरा पूरी तरह से झुका हुआ था। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, दोनों दौड़कर मेरे पैरों में गिर पड़े और जोर जोर से रोने लगे। वह बार बार कह रहे थे कि माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने तुम्हारी कोई कीमत नहीं समझी, हमें लगा था कि हम सही हैं, लेकिन हम बहुत गलत थे। उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल कांप गया, क्योंकि मैंने पहली बार अपने बेटे को इस तरह टूटते हुए देखा था। वो दोनों रोते हुए कह रहे थे कि माँ, हम अपनी पत्नियों के बहकावे में आ गए थे, हम समझ ही नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको बहुत दुख दिया, हमें माफ कर दो माँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। तभी उनकी पत्नियां भी आगे आई। उनके चेहरे पर भी शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और रोते हुए बोली, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने आपको कभी समझा ही नहीं, हम बस छोटी छोटी बातों में उलझे रहे और आपका दिल दुखाते रहे, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा जैसे खत्म हो गया। मैंने सोचा, अगर आज मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी तो शायद ये परिवार कभी दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। मैं धीरे से उठी और मैंने अपने दोनों बेटों को उठाकर गले लगा लिया। वह दोनों छोटे बच्चों की तरह मेरे सीने से लगकर रोने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और बहुत रोई। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे इतने सालों का दर्द आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा हो। फिर मैंने उनकी पत्नियों को भी अपने पास बुलाया और कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। अगर सच में अपनी गलती समझ आ गई है तो बस आगे कभी किसी माँ का दिल मत दुखाना। मेरी बात सुनकर वो दोनों भी रो पड़ी। राहुल और उसकी माँ ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी सुकून था, क्योंकि आखिरकार एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ रहा था। उसके बाद मेरे बेटे मुझसे बोले, माँ, अब आप हमारे साथ घर चलिए, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और अब आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाई, क्योंकि मुझे डर था कहीं फिर से सब पहले जैसा ना हो जाए।
लेकिन राहुल ने मेरे पास आकर कहा, माँ जी, अगर आपका दिल कहता है तो आपको जरूर जाना चाहिए। शायद अब सच में सब बदल गए हैं। मैंने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। फिर मैंने धीरे से हाँ कर दी और अपने बेटों के साथ वापस उनके घर चली गई। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अब मेरे बेटे मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। सुबह उठते ही मेरे पास आकर पूछते कि माँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मेरी दवा का ध्यान रखते, मेरे साथ बैठकर खाना खाते, और सबसे बड़ी बात, अब वह मुझे बोझ नहीं समझते थे। उनकी पत्नी अभी अब मेरा सम्मान करती थी। मेरे लिए अपने हाथ से चाय बनाती, मेरे साथ बैठकर बातें करती और मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। कई बार मैं चुपचाप बैठकर सोचती थी कि शायद इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर उसे अपनी गलती का सच में एहसास हो जाए तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। और आज इतने दर्द सहने के बाद आखिरकार मेरा परिवार फिर से एक हो चुका था और अब मेरी जिंदगी सच में सुकून से गुजर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।